नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज, उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कल यही वक्त था, यही बहस थी जिसमें एक सज्जन अतीक अहमद के मर्डर को गांधी गोडसे मामले से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुलना कर रहे थे कि मैंने उन्हें टोक दिया था और मैंने उन्हें टोक दिया था क्योंकि तर्क के नाम पर कुतर्क नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं वहीं से बहस को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि महाराष्ट्र के बीड में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने अतीक अहमद का एक पोस्टर लगाया था जिसमें माफिया अतीक को शहीद बताकर पेश किया था। शिकायत मिलते ही पुलिस पहुंची, पोस्टर हटवा दिया और केस भी दर्ज कर लिया। अब जब अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ तो मुस्लिम कार्ड खेला गया, फिर अतीक का मर्डर हुआ तो अच्छों ने कहा कि वो तो माननीय था और अब उसे शहीद का दर्जा देने की कोशिश हो रही है। और ये सब भी तब जबकि उसके ऊपर 100 से ज्यादा यानी मुकदमों का सैकड़ा दर्ज है। जुर्म की कोई वैरायटी नहीं जिससे उसका नाम न जुड़ा हो। उसकी कितनी प्रॉपर्टी थी, कितने तरह के धंधे थे, सबके खुलासे हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को अतीक तो याद रहा लेकिन उसका अतीत नहीं। इस हमदर्दी में, इन आंसुओं में सिर्फ सियासत है या कोई शरारत भी? यूपी गवर्नमेंट ने जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है तो साफ जाहिर है कि जुल्म हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। एक माहौल तैयार करने का कोशिश होता है कि देश के लिए अच्छी बात नहीं। काउंटर से भारत का संविधान में जो लोगों को यकीन है वो कम होता है। वो लोग हैं जो बहुत माहिर लोग हैं, सेकुलर चोला और कमनल खेला करने के बहुत माहिर लोग हैं, ट्रेडिशनल प्रोफेशनल माहिर लोग हैं, लेकिन ये एक्सपोज हो चुके हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह बाजा और गाजा बजता था रावण के अहंकार का भी, कंस के अहंकार का भी। जिस तरह हमको 5 साल 6 साल टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, अपने गुर्गे आसाद कालिया वगैरह को लगा के रातों दिन हमें टॉर्चर किया गया, मैं बयान नहीं कर सकता। पुलिस की कस्टडी में भी जान लोगों की चली जा रही है, तो माफिया तो बहुत बड़ा हमको लगता है कि व्यापक रूप ले चुका है। निश्चित रूप से माफिया परेशान हुआ है, डरा है और वो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। एक माफिया का अंत अतीक अहमद के रूप में हुआ है, लेकिन पुलिस तंत्र की विफलता ने एक और माफिया को पैदा कर दिया। तो अतीक के बारे में जब लोग बात कर रहे हैं और खासकर से सियासी दल बात कर रहे हैं, उसमें उसका अतीत क्यों भूल जा रहे हैं? शफीकुर रहमान वर्क ने कहा कि अतीक के साथ जुल्म हुआ है, वो भी यूपी पुलिस ने किया है। सवाल यह है, जो जुल्म अतीक अहमद ने अपने सैकड़ों केसेस में किए, एक सैकड़ा मारा है उन्होंने केसेस का, सैकड़ा, जी हाँ, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। ऐसा शायद ही आपको कोई अपराधी मिला हो जिसके ऊपर जुर्म का सैकड़ा हो। वर्क साहब कह रहे हैं कि उसके साथ जुल्म हुआ है। कुछ लोग उसे शहीद बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझेंगे राजनीति क्या कहती है। मेरे साथ अनिला सिंह जी होंगी बीजेपी की, घनश्याम तिवारी जी होंगे सपा के, दानिश कुरैशी साहब होंगे AIMIM के, प्रोफेसर संगीत रागी होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन उससे पहले मैं सीधे चलता हूं कर्नल सिंह साहब के पास, रिटायर्ड IPS ऑफिसर, दिल्ली के लिए और देश के लिए बड़ा जाना माना चेहरा और साथ में ED के भी डायरेक्टर रहे हैं। कर्नल जी, मैं शुरुआत करूंगा अतीक अहमद, राजू पाल के मर्डर में फरारी उसने काटी, उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ही उसको गिरफ्तार किया था। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि कैसे गिरफ्तारी हुई थी और क्या रिएक्शन था अतीक अहमद का? देखिए, ये आई थिंक जनवरी 2008 की बात है। स्पेशल सेल में हमारा ये नेम था कि जितने नॉर्थ इंडिया के टॉप क्रिमिनल्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उनको पकड़ने की कोशिश करें, साथ ही साथ जो टेररिस्ट हैं उन पे एक्शन लें। तो ये 2 बेसिकली काम थे। तो इसके ऊपर 1 लाख रुपए का रिवार्ड था यूपी से। इस पे हमारी टीम काम कर रही थी।
सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी था, इंस्पेक्टर गोविंद शर्मा था, इंस्पेक्टर वत्स था। तो ये सारी टीम काम कर रही थी और इनको एक इनपुट मिला कि बेसिकली एक फोन मिला जो इसके शूटर का था, अतीक के। और उस फोन को जब टेक्निकल सर्वेलेंस पे लगाया गया तो एक दिन एक कॉल आई कि, और उसमें आवाज उस शूटर की नहीं थी, अतीक की आवाज थी कि मैं पीतमपुरा में एक घर में आ रहा हूँ। तो हमारी टीम वहां गई और जब ये उतरा अपनी कार में बैठा तो टीम ने इमीडिएटली इसको रोका, क्योंकि इनपुट रहता है ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कि इनके पास वेपन होता है। हमारी टीम भी वेपन्स के साथ थी। तो सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने जब इसको कार से उतरने के लिए और अपनी पिस्टल दिखाया और बताया मैं स्पेशल सेल से हूँ, तो टीम के लोग बताते हैं कि इसकी पैंट गीली हो गई थी। मतलब इतना डर था पुलिस के नाम का, क्योंकि मोस्ट वांटेड उस जमाने में था, सरकार बदल चुकी थी, उसके राजनीतिक विरोधियों की सरकार आ चुकी थी कर्नल सिंह जी। लेकिन मैं एक पुलिस अधिकारी के तौर पर समझना चाहता हूं, ऐसे माफियाओं को जब पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है तो एक कॉकटेल कितना घातक होता है। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जिसने पूरी जिंदगी भर यही किया है, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है, वो क्या सोचते हैं इस गठजोड़ के बारे में जिसका कॉकटेल बहुत खतरनाक है? क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस जो है वो देश के लिए बड़ा हानिकारक है। और यहाँ तो इवन आई विल गो बियॉन्ड दैट, इट इज नॉट ये क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस ही नहीं है, क्रिमिनली पॉलिटिशियन बन गया है। और एक पैरेलल गवर्नमेंट अगर कोई आदमी चलाता उसको माफिया बोलते हैं बेसिकली। तो एक पैरेलल गवर्नमेंट इसकी चल रही थी। अगर कोई सामने खड़ा हुआ इलेक्शन में तो उसको मार दिया, जैसे अजय पाल को मार दिया, वो इलेक्शन जीता उसको जान से मार दिया, जो मार दिया, प्रॉपर्टी छीन ली। तो ऐसे लोगों को जब पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है तो एक दिक्कत होती है पुलिस ऑफिसर्स को, क्योंकि ये लोग अपने एरिया में अपने ही पसंदीदा लोगों की पोस्टिंग भी करा लेते हैं। और ऐसे लोगों की पोस्टिंग नहीं होने देते जो सख्त हैं, जो कानून की प्रक्रिया में पूरे ढंग से काम करते हैं, उनको अपने एरिया में पोस्ट नहीं होने देते। और इस तरह से इनका जो साम्राज्य है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, मैं एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहता हूं, आपने भी वो ड्रामेटिक शूट आउट के विजुअल्स देखे होंगे, कैसी दुश्मनी हो जाती है और आपको पॉसिबली क्या लगता है एज ए पुलिस ऑफिसर, क्योंकि आप इस तरह के आतंकियों और क्रिमिनल से अपनी जिंदगी सफेद पोस्ट से, चाहे राजनीतिक संरक्षण वाले हो या हार्डकोर आतंकवादी हो, आप हमेशा डील करते रहे। इसकी जो हत्या हुई थी इसके पीछे आपको क्या क्या पॉसिबल थ्योरीज दिखती है एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो उसने हमेशा लीड किया हो ऐसी इन्वेस्टिगेशंस को? देखिए, होता क्या है कि जब ये माफिया बनते हैं तो बहुत से लोगों को तंग करते हैं, और इन लोगों को जब तंग करते हैं इनके मन में एक वो होती है कि कैसे इनसे बदला लें। तो ये क्रिमिनल है जिन्होंने एक्ट किया है। बहुत से लोग इनको माफिया बोल रहे हैं कि नया माफिया राज आ गया। नहीं, माफिया नहीं है। माफिया का मतलब है पैरेलल गवर्नमेंट बनाना, पैरेलल आपकी सारी चीज चलना। तो इस तरह के लोग जो हैं, जैसी मौका मिलता है तो बड़े से बड़े माफिया पे अटैक कर सकते हैं। क्योंकि जब एनमिटी होती है किसी की, जब उसको मन में ये होता है कि मेरा तो सारा खत्म कर दिया, मुझे इसने नुकसान पहुंचा दिया है, मेरे रिलेटिव को नुकसान पहुंचा दिया, तो इस स्थिति में लोग बदला लेने की स्थिति में आ जाते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, हमारा जो होगा होगा, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और बड़ी प्लानिंग से उन्होंने काम किया, जो टीवी पे देखने में नजर आया कि मीडिया के आदमी बन के गए, बिल्कुल पास तक पहुंच गए, क्योंकि किसी को शक नहीं हुआ और कोई रेस्पॉन्स टाइम नहीं मिला किसी को, रिएक्शन टाइम नहीं मिला किसी को। तो इन क्रिमिनल्स ने जो अटैक किया है वो सोच समझ के किया है इनके ऊपर। ठीक है, आपने कहा कि रिस्पांस टाइम नहीं मिला। जनरली अगर इस तरह का कोई शूट आउट हो तो हमने देखा 20 सेकंड से कम में या 1 मिनट से कम में जीप से उतरना, और जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा या उन्होंने सरेंडर नहीं कर दिया, अगर ये शब्द उपयोग करूं तो वाकई ऐसे में जो मंझा से मंझा पुलिस ऑफिसर हो, जो सिर्फ इस तरह के इनकाउंटर्स करता हो या इस तरह के स्पेशल ऑपरेशन के लिए ट्रेंड हो, उसका मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम कर्नल सिंह जी कितना होता है? देखिए, यहाँ पर रिएक्शन टाइम में कई चीजें हैं। एक तो सरप्राइज था, सेकेंडली वहां पर लोग मौजूद थे, मीडिया के लोग भी मौजूद थे। अगर आप फायरिंग करते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, कोलेटरल डैमेज भी हो सकता है। और पुलिस वालों ने, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, बाकी तो इंक्वायरी होगी, कि बड़ी समझदारी से काम किया और उनको जिंदा पकड़ लिया। क्योंकि जिंदा पकड़ लिया तो पता भी लगेगा कि किस तरह से उन्होंने क्या किया, क्या उनकी प्लानिंग थी, कौन लोग हैं वो। अगर सपोज कर लो उनका शूट आउट उनका भी हो जाता तो कुछ भी नहीं पता लगता। तो पुलिस की, मैं कहूंगा, बड़ी मुस्तैदी से काम किया है उन्होंने, और कम रिएक्शन टाइम था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई और उनको कॉली भर के इनको पकड़ा है शूटर्स को।
आपने कहा कि अतीक अहमद की पतलून गीली हो गई जब खुद वो एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। वो उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था इलाहाबाद के बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी फूलपुर से, जहां से कभी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी चुनाव जीता करते थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे जो बड़े बड़े माफिया होते हैं उनके दिल में क्या बहुत डर होता है, बहुत इनसिक्योरिटी होती है? बिल्कुल उनके दिल में डर होता है, और पुलिस से तो ये लोग डरते हैं। लेकिन इनको जो शह मिल जाती है, इनके जो कुछ आदमी जो इनसे या तो पैसे लेते हैं या इनसे डरते हैं, ये पोस्टिंग करा लेते हैं, और उनकी मदद से, ये ब्यूरोक्रेटिक की मदद से, पॉलिटिशियंस की मदद से आगे बढ़ते रहते हैं। और हमें ये नेक्सस तोड़ने की जरूरत है। और इनकी एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इनकी जो प्रॉपर्टीज जिन्होंने संपत्ति इकट्ठे करते हैं, वो अभी तो उत्तर प्रदेश में मको का जो है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, इसकी प्रॉपर्टी उसमें भी अटैच हो सकती है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अतीक के ऊपर, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, ये प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। इनकी प्रॉपर्टी अटैच करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि ये जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसका इस्तेमाल ना कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नैल सिंह जी। बहस को खोलते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, घनश्याम तिवारी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, अनिला सिंह जी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, दानिश कुरैशी जी एआईएमआईएम के लीडर, और संगीत तरागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज दी है कर्नैल सिंह जी ने कि जब दिल्ली पुलिस ने अतीक अहमद को पकड़ा तो उसकी पतलून गीली हो गई। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं घनश्याम तिवारी जी, एक माफिया, देखिए मानसिकता, जब कानून के फंदे में आदमी फंसता है तो क्या हाल होता है, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। घनश्याम तिवारी जी, शफीकुर रहमान वर्क आपके वयोवृद्ध सांसद हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। उनका कहना है कि अतीक के साथ जुल्म हुआ, वो जुल्म भी यूपी पुलिस ने किया। आप मानते हैं शफीकुर रहमान वर्क की बात कि जुल्म किया यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के साथ? नमस्कार आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण है। अभी जो आपने इंटरव्यू दिखाया, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल संरक्षण और क्रिमिनल ही पॉलिटिशियन बन गया है। क्या आप जानते हैं कि इस देश में 400 से 500 सिटिंग एमपी और एमएलए एक ही पार्टी के हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं? कौन सी पार्टी है दीपक चौरसिया जी? अच्छा, मुझे एक बात बताइए घनश्याम तिवारी, सवाल पूछने का काम मेरा है, जवाब आप दे दीजिएगा। मुझे बताइए, आपने दूसरी पार्टी की बात कर दी, पर आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक पार्टी आएगी जिसके 100 से ज्यादा विधायक होंगे, 400 से ज्यादा क्रिमिनल एमपीज होंगे, तो क्या इसी के चलते आपने अतीक अहमद को पहली बार टिकट दिया कि भाई आने वाले समय में ऐसा होगा तो हम एक माफिया को ही सांसद बना देते, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया था? ताल ठोक के इस शो का नाम है, डर के मत बोलिए। ना, मैं तो ताल ठोक के बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने उनको 3 बार एमएलए और 1 बार एमपी बनवाया, माननीय बनवाया। देखिए, आपके जमाने में जो माफिया था उसकी दिल्ली पुलिस के सामने पैंट पतलून गिरी हो गई, लेकिन आपके लिए वो माफिया था और ठोक के राज करता रहा आपके पूरे कार्यकाल के दौरान। घनश्याम तिवारी जी, मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं, क्या ये सही है कि गलत? अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के समय अपना सबसे ज्यादा पॉलिटिकल क्लाउड इस्तेमाल किया। मैं ताल ठोक के इसको बोल रहा हूं, ये सही है गलत? 15 मिनट में से 12 मिनट आप बोले हैं। मैं तो बोला ही नहीं सर, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, आप मुझसे सवाल पूछ रहे, तो मैं भी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। बोला, देखिए ऐसे बहस नहीं होती है, आप मुझे मत बुलाइए। अगर आप में धैर्य नहीं है, हिम्मत नहीं है तो मत बुलाइए। सर आप ही बोल रहे हैं ताल ठोक के बोलिए, मैंने बोल दिया, तो अब आप कह रहे हैं मुझ में धैर्य और हिम्मत नहीं है। ताल ठोक के बोलने के लिए किसने बोला था घनश्याम तिवारी जी? मैंने तो सम्मान से आपसे सवाल पूछा था। मेरी बात सुनिए, ये आज का अखबार है, शायद जी न्यूज आज तक नहीं दिखा पाया इन दिनों में कि ये बजरंग दल का कार्यकर्ता था लवलेश तिवारी। दिखाया आपने? नहीं दिखाया। आप नहीं बता पाए साधारण सवाल कि 400 से 500 एमएलए एमपी, सिटिंग एमपी एमएलए कौन सी पार्टी के जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं? आप आज तक पुलवामा पे जो प्रधानमंत्री पे सवाल उठाया जिसके चलते हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, उस पे आज तक आप बहस नहीं करा पाए। मैं दाल ठोक के कहता हूं, अगले 1 महीने भी नहीं करा पाएंगे। तो इस देश में हेडलाइन मैनेजमेंट का एक सिस्टम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए घनश्याम तिवारी जी, ये भी सवाल पूछा था, पुलवामा वाला तो बहुत बड़ा हमला था, फिर आपने पिछली बार भी बोला था बहुत बड़ा हमला है सर पुलवामा में। सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा वो राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, मैं भी उसको बहुत गंभीर मानता हूं। लेकिन मुझे बताइए, घनश्याम तिवारी जी तो बोल रहे हैं उसके बारे में लगातार, अखिलेश यादव जी खामोश है, ऐसा क्यों? ये भी बता दीजिए ना। नहीं, उन्होंने कहा कि पुलवामा के बारे में जो कुछ हुआ, मुझे बड़ी सारी जानकारी थी,
मुझे ये भी पता था कि प्लेन, मैं बता देता हूं आपको क्या क्या कहा सत्यपाल मलिक ने। पहली बात उन्होंने कही कि प्लेन मांगा था, केंद्र सरकार ने रिफ्यूज कर दिया, या केंद्र के लोगों ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि पुलवामा में इतना जो ब्लास्ट का सामान है वो कहां से आ गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया, कई सारे सवाल है, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। मेरा डिस्कशन अतीक अहमद पर है। मुझे आप ये बता दीजिए कि चूंकि बीजेपी 400 दागी एमएलए बनाने वाली थी, 100 दागी एमपी बनाने वाली थी 2014 से 2023 तक, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अतीक अहमद को टिकट दिया, विधायक बनाया, उसके बाद फूलपुर से माननीय सांसद बनाया, क्योंकि 2014 में ऐसा होने वाला था। सवाल ताल ठोक के घनश्याम तिवारी जी आप आराम से जवाब दीजिए, क्योंकि ताल ठोक के जवाब आप दे नहीं पाएंगे। आप टोक देते हैं ना, आप 10 वाक्य का सवाल, खामोश 2 मिनट खामोश बोलिए। 2 वाक्य सुनने की हिम्मत नहीं। देखिए मेरी बात पूरी करने दीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सॉरी मैंने सत्यपाल मलिक की बातें गलत बताई है सही बताई? एक वाक्य जो अधूरा रह गया कि प्रधानमंत्री जब जिम कॉर्बेट से पिकनिक मना के निकले, तो उस दिन जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ था, उस दिन 1 घंटे बाद उन्होंने सत्यपाल मलिक जी जो कि गवर्नर थे उन्हें कॉल किया, और जब गवर्नर जी ने कहा कि आपकी सरकार से सीआरपीएफ ने प्लेन मांगा था, आपकी सरकार ने नहीं दिया, इसी लापरवाही से ये हमारे जवानों की शहादत हुई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा चुप रहो। उसके बाद एनएसए डोवाल ने कहा चुप रहो। मुझे लगता है कि संसद तो ठप करा दी सरकार ने, तो देश को इस पे बहस करनी चाहिए, और देश इस पे बहस न करे, इसीलिए प्रतिदिन सरकार चाहती है। इसीलिए अतीक ने उमेश पाल को मरवा दिया, क्योंकि सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू देने वाले थे, आप उसका मुद्दा बनाते, इसीलिए उमेश पाल ने या उमेश पाल को मरवा दिया अतीक अहमद में, ताकि आप सवाल नहीं उठा पाए कोई साथ में। हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया। अतीक अहमद ने उमेश पाल को इसलिए मिलाया था, मरवाया था, क्योंकि सत्यपाल मलिक के बयान देने वाले थे। बोल रहे हैं, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं ये कह रहा हूं। सर मैंने 2 मिनट दिए आपको, आप 2 मिनट दिए, आप समय देखिए, आप बोल रहे थे ना, मैं आपकी बात नहीं कर दिखा। अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए ना घनश्याम जी। बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। देखिए आज का आपका सवाल अच्छा है, और अगर आपका सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के भविष्य में 400 से 500 दागी एमपीज और एमएलए सिटिंग लोकसभा और विधानसभा में होने वाले थे, इसीलिए अतीक अहमद राजनीति की सीढ़ी और क्राइम की सीढ़ी एक साथ चढ़ता रहा, और एक खूंखार शातिर अपराधी बन गया। चढ़ता नहीं रहा, चढ़ाते रहे उसको, चढ़ता नहीं रहा, चढ़ाते रहे। देखिए हम नहीं चढ़ाते रहे, हमने विधायक 3 बार, सांसद 1 बार, मर्डर कर दिया, 2 साल तक आप एफआईआर नहीं लिख रहे। जब तक मायावती नहीं आई 2007 में फरवरी मार्च तक, तब तक क्या अतीक अहमद पर एफआईआर ही नहीं लिखी गई। ये तो इस तरीके से, उससे पहले एफआईआर हो चुकी थी, वो छोड़िए। इस तरीके से जैसे तारीख बता दीजिए एफआईआर की, मेरे पास अभी पड़ी हुई है व्हाट्सएप पे, आप डिस्कस कर लेते हैं। आप तो इस तरीके से कह रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया, जिसके ऊपर आतंकवाद और बमबाजी का आरोप है। अच्छा, उन्होंने बनाया मालेगांव ब्लास्ट भी आपको पता था, आप भविष्य दृष्टा है, त्रिकालदर्शी है, आपको पता था मालेगांव ब्लास्ट में एक साध्वी प्रज्ञा फंसेगी, उसके बाद बीजेपी उसको जिताएगी। इसीलिए अतीक अहमद को आपने 3 बार एमएलए 1 बार सांसद बनाया। घनश्याम जी ये भी बता दीजिए। सुन पा रहे आप इतना नर्वस क्यों? जवाब नहीं सुन, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। इतना नर्वस ताल ठोक के पूछा, मैं ताल ठोक के बता रहा हूँ आपको। नहीं आपने, मैं जवाब दूंगा ना, आप तो लगातार सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे। सर सवाल पूछना घनश्याम भाई आपने शुरू किया, सम्मान के साथ कह रहा हूँ। जी मैं बहुत साधारण सी बात कह रहा हूं। सरकार चाहती है कि इस तरीके की बहसें होती रहे। ये तो नहीं बताएगी सरकार कि बजरंग दल का व्यक्ति वहां कैसे पहुंचा, ये नहीं बताएगी कि उसकी तस्वीरें कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कैसे है, ये नहीं बताएगी कि तुरंत इस सरकार में सबसे सीनियर विधायक भारतीय जनता पार्टी के और सबसे सीनियर मंत्री ने कहा ये आसमानी फैसला था। जैसा कि पुलवामा में जहाज न देना आसमानी फैसला था, नोटबंदी आसमानी फैसला था, गाड़ी पलट भी सकती है, ऐसा कहना फिर आप टोक रहे हैं। ना, आपने मेरा मूल सवाल नहीं सुना। आप अपनी बात कह चुके ना, मेरे मूल सवाल का भी जवाब दे दीजिए। मेरा मूल सवाल यह है कि अतीक अहमद पर जुल्म हुआ, यह वर्क साहब का कहना है, आपके सीनियर मोस्ट एमपी का, और यह जुल्म यूपी पुलिस ने अतीक अहमद पर किया। क्या यह सही है? उनका कहना सही है घनश्याम जी? उन्होंने ये कहा जैसे कि सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग, टीवी पर कहा। जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये स्क्रिप्टेड किलिंग है, स्टेज्ड किलिंग है, सीमिंगली स्टेज किलिंग है, उसी तरीके से बर्ग साहब ने भी ये कहा कि पुलिस ने मरवाया है। अगर इस सरकार को अपने ऊपर आत्मविश्वास है और ये सरकार इस तरह के आरोप से बचना चाहती है, उनके ऊपर केस करे। अगर पुलिस ने नहीं मरवाया तो उनके ऊपर केस करे, तीनों के ऊपर केस करे, दुष्यंत दवे के ऊपर केस करे, तेजस्वी यादव के ऊपर केस करे, बर्ग साहब के ऊपर केस करे, और फिर उसके बाद ठीक है, आपने बोल दिया ना, आप बोल दिया, आपने लगभग 12 मिनट बोला है, ताल ठोक के बोला है आपने, और मैंने भी ताल ठोक के बोला है। सिंह जी, मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल है
क्या बर्क साहब से आप सहमत है? मैं उनसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि अतीक को जी क्यों बोला तेजस्वी जी ने, क्योंकि जी से ज्यादा माननीय तो समाजवादी पार्टी बना चुकी थी ना उनको। तो 2014 से लेकर 2019 तक आपने जो 100 एमएलए, 400 एमएलए और 100 आपराधिक प्रवृत्ति के एमपीज पहुंचाए हैं, उनके बारे में भी बता दीजिए अनिला जी। अनिला जी आपको ऑडियो नहीं है, शायद म्यूट कर रखा हो, देखिए देखिए फिर से कहती हूँ, मेरी सबको राम राम। और घनश्याम तिवारी जी जो है हर डिबेट में, हर चैनल की हर डिबेट में सतपाल मलिक का जिक्र जरूर लेकर आते हैं कि मोदी जी के जम्मू कश्मीर के उस समय के राज्यपाल जी ने ये कहा, उससे बचने के लिए अतीक अहमद और उसके भाई का खून उत्तर प्रदेश की पुलिस ने करवा दिया। सबसे पहली बात तो यह है घनश्याम तिवारी जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, सतपाल मलिक जी जिस कम्युनिटी के बारे में कह रहे थे कि वो इस कम्युनिटी से आते हैं इसलिए मोदी उनको हाथ नहीं लगाएंगे, उस कम्युनिटी से मैं भी आती हूँ। जिस इलाके से वो आते हैं उस इलाके से मैं भी आती हूँ। और जिस दिन दीपक चौरसिया जी डिबेट पर बुलाएंगे कि सतपाल मलिक साहब जो ये कह रहे थे उसमें कितना सच है कितना झूठ है, अनिला सिंह जी आप भी उस कौम से आती, उस क्षेत्र से आती हैं जिसकी वो ताल ठोक रहे थे, मैं आ जाऊंगी चैनल पे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। घनश्याम तिवारी जी अभी आप राम वचन मान रहे हैं ना, सतपाल मलिक ने जो भी कहा, तो ये बता दीजिए जो आपके नेता ने कहा तो उसको भी राम वचन मानेंगे? लड़के हैं गलती हो जाती है, यानी सबको ये अधिकार है, अगर आप लड़के हैं तो बलात्कार करिए, नहीं तो आप अपनी बात वापस लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि सतपाल मलिक ने कोई बात कही तो उसको तो आप यहाँ पर बिल्कुल उसका माला जपेंगे, और आपके नेता जो कहते हैं लड़के हैं गलती हो जाती है, उसके बाद जब उसका जिक्र आएगा तो मुंह में दही जमाकर आप बैठ जाएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहती हूँ, बारंबार ये कहते हैं ना, अरे किस पार्टी में सबसे ज्यादा विधायक जो है वो आरोपित हैं, किस पार्टी में सबसे ज्यादा सांसद आरोपित है? हमारी सबसे बड़ी पार्टी है जो 100 विधायक 4 सांसद लेकर घूम रहे हैं, अपने आप को दिखाते हैं हम तो राष्ट्र पार्टी, हम तो राष्ट्र पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश में जिनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, चोर डकैत माफिया लुटेरों की जो पार्टी है, गुंडे गर्दई करने वाली पार्टी है। आप लोगों के टाइम आप कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग हुई है, आपके टाइम तो स्टेट स्पॉन्सर्ड माफिया राज चलता था। अतीक अहमद जैसे जो कार्टून जो है ना, आपकी जो राजनीतिक दल है जब जब सत्ता में आई है उनको पाला पोसा है, इसीलिए दर्द होता है ना अखिलेश यादव को, इसीलिए दर्द होता है ना गोपाल यादव को। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये कह रहे हैं कि वो मिलकर साजिश कर अतीक अहमद और उसके भाई का मर्डर करवाएगी। इतना मूर्ख समझा हुआ है आप लोगों ने। अगर कोई किसी को खत्म करवाते तो मीडिया वालों के सामने खत्म करवाएंगे, अकल कहां, आप लोग ताले में बंद कर आ जाते हैं। और दूसरी बात ये है, दोबारा दोहराऊंगी, नेशनल चैनल जी, दीपक चौरसिया जो इतने बड़े पत्रकार हैं इस राष्ट्र के, उनके शो पर बैठी हूं और अपने मुख्यमंत्री की बात फिर दोहराऊंगी, 100 बार दोहराऊंगी, मट्टी में मिला दिए जाएंगे ये माफिया और डॉन। उत्तर प्रदेश में इनकी जगह नहीं है। आप जैसे लोग, आपके सांसद जैसे लोग जो मुसलमान सांसद है, चाहे वर्क हो चाहे हसन हो, क्यों बोलते हैं उल्टा सीधा? क्योंकि वो मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं। अरे आपसे अच्छे तो ओवैसी साहब हैं, ठोक के कहते मैं मुसलमानों की राजनीति करता हूं इसलिए उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, अतीक के साथ बहुत जुल्म हो गया। आप लोग तो मुंह में राम बगल में छुरी लेने वाले लोग हैं। सीधी सी बात है, जाके बोल दीजिएगा अपने अखिलेश यादव जी को कि जो नाटक नौटंकी जो की थी ना शुरुआत में, अब कहां गायब है, कहां छुप कर बैठ गए हैं, जरा आए सामने। और घनश्याम तिवारी जी अगर हिम्मत है, अगर सतपाल मलिक की शब्दों को आप राम वचन मानते हैं तो कहिए कि जो आपके जो नेता पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा था वो भी सत्य कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। घनश्याम तिवारी आपका जवाब। देखिए 3 महत्वपूर्ण बातें अनिला जी ने कही। पहली बात कि इन्होंने डिफेंड नहीं किया स्टेट की पुलिस को, मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग पे इन्होंने कोई खास कहा नहीं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं कि हमारे यहाँ 400 हो, 500 हो, 1000 माफिया हो, गुंडे हो जिनके ऊपर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डेकोइटी, राइट्स, इस तरह के चार्जेस हो, वो उप मुख्यमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, इसलिए हमें केवल संतों की पार्टी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और हम राष्ट्रवादी भी हैं, क्योंकि अगर सतपाल मलिक कह रहे हैं, ये बहस करने को तैयार हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा
चुप रहो। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने जहाज मांगे थे, जो 40 जवान हमारे शहीद हुए सरकार की लापरवाही से हुए थे। इसमें कोई खास सवाल नहीं, इसमें एक तर्क वितर्क होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल नहीं होना चाहिए। जिस प्रधानमंत्री ने अदानी जी के ऊपर जवाब देने के चक्कर में अपनी सरकार से संसद ठप करा दी, उनसे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। न भारतीय जनता पार्टी का कोई सवाल है, न उनके एक मंत्री ने। अब आप रिपीट कर रहे हैं, अडानी जी का नाम ले दिया, बाकी चीजें आप रिपीट करेंगे। मैं फिर सवाल कह रहा हूं, इसी कारण से आपने 1989 से लेके अतीक अहमद को 2012-13 तक पाला, इसीलिए क्योंकि ये सब करने वाले थे मोदी जी आकर, योगी जी आकर, इसीलिए आप मान रहे थे कि पहले हम एक मुस्टंडा तैयार कर लेते हैं, जो जिस पे चाहे चाकू चला दे, जो जिस पे चाहे, जिसका घर चाहे कब्जा कर ले। और अनिला जी की इस बात का भी जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि पहले से ही खिला पिला के रखते हैं। आपने कहा कि फूलपुर जहां से स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी चुनाव लड़ते थे, 143, 188, 283, 341, 302 मर्डर, 120B, 153A, 188, 147, 148, 352, 323, ये किसके ऊपर मुकदमे हैं? वहां के तत्कालीन जो सांसद जीते थे केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर मुकदमे हैं। जब उन्होंने वो सीट छोड़ी, तो सीट के छोड़ने के बाद जो उपचुनाव हुआ, वहां पर अतीक अहमद जेल से चुनाव लड़ा, इसी सरकार के नाक के नीचे, जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन लिखी कि इस चुनाव में अतीक अहमद भारतीय जनता पार्टी के हनुमान होंगे। तो अनिला जी समझे कि कौन हनुमान है, कौन शैतान है, कब उनके अवसर में कौन हनुमान हो जाता है, कौन शैतान हो जाता है। और जिस तरीके से बता दीजिए, बताइए, जवाब दीजिए। और आप बताइए क्या वो आपके हनुमान थे? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो खबर छापी थी। अगर जब कहना है, मैं बस संगीत रागी जी आ रहा हूँ, दानिश भाई आ रहा हूँ बस। तो नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी थी तो वो वहां पे एविडेंस भी दे रहे थे। खबरें छपती रहती हैं, मैं 100 खबर आपके बारे में बता दूं। और एक चीज बता दूं मैं आपको तिवारी जी, कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो आदित्य राणा हो, ठीक है। कल मैं पता नहीं आपके साथ बैठी थी या कहाँ, नहीं आपके साथ नहीं बैठी थी, पहले किसी और डिबेट में थी, और आप जैसे लोग ही है ना, लोगों ने कहा नहीं ये तो सेलेक्टिव किलिंग हो रही है, यहाँ तो केवल और केवल एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है ना। ये चाहे वो आदित्य राणा हो, चाहे अतीक अहमद हो, ठीक है, ठोको वाली राजनीति करेंगे। ये माफिया डॉन है। आप लोगों ने ऑर्गेनाइज क्राइम खड़ा किया था, हम इसको ध्वस्त करेंगे। एक बार नहीं 100 बार ध्वस्त करेंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शन जो इनका होगा, एक बार नहीं 100 बार कॉन्फिस्केट करेंगे और गिराएंगे। आप लोग कुछ भी बोलते रहिए। और ताल ठोक के कार्यक्रम है ना, ताल ठोक के मैं पूछती हूँ, मैं तो गिनाती हूँ कि हमारे रजीम में अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई, कितने एनकाउंटर्स हुए, कितने के ऊपर एनएसए लगा, तो आप बता सकते हैं तो बताइए। और हाँ, ये जरूर बता दीजिएगा, ये जो आप लोगों का अतीक अहमद है, आप लोगों का इसलिए कह रही हूँ, लगातार आप लोग जो हैं काले कपड़े पहनकर आंसू टपकाए जा रहे हैं, माफ करें, टपकाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर हत्या, डकैती, वसूली, अपहरण, SC/ST के तहत मुकदमा, बलवा, अवैध वसूली, ये सारे के सारे मुकदमे चल रहे थे। फिर क्यों वापस करे आपकी सरकार ने इसमें से बहुत सारे मुकदमे? आपकी सरकार के टाइम ऐसा क्यों हुआ कि गवाह जो है पीछे हट गए और जो है उसके ऊपर से मुकदमा वापस चला गया? ऐसा क्यों हुआ कि 6 मुकदमों में फाइनल हियरिंग हो गई, बिल्कुल निर्दोष पाया गया और इसके ऊपर से वो मुकदमे भी ड्रॉप हो गए? आप बताएं ना क्यों हुआ? हमारे टाइम में तो 25 मुकदमों में इसकी कोर्ट में हाजिरी भी हो गई थी, 11 मुकदमों में साक्ष्य भी पेश कर दिए गए थे। अगर आपके पास आंकड़े हैं तो ताल ठोक के बताइए कितने अपराधियों के खिलाफ आप लोगों ने एक्शंस लिए थे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास घनश्याम तिवारी जी, जवाब सोच लीजिएगा। दानिश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, AIMIM कहा मुस्लिम है, सांसद है, ठीक बात है, माफिया नहीं माना आपने, कोई बात नहीं। अब आप समर्थन करते हैं कि शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए अतीक अहमद को, क्योंकि कई जगह से मांग उठ रही है महाराष्ट्र में। देखिए दीपक जी, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जितने भी सवाल पूछने आप पहले ही पूछ लीजिए। जिस तरह अनिला सिंह जी को बिना इंटरप्ट किए बोलने का मौका दिया, मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे सवाल, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए अतीक अहमद को? इस सवाल का जवाब सबसे आखिर में दूंगा, इससे पहले मैं शुरू करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी जो चर्चा हो रही है वो अतीक अहमद के पास की हो रही है। अतीक अहमद अब अतीत हो गया है, अतीक अहमद अब हयात नहीं है। अब यहाँ सवाल ये है, मैं आपको एक वो बताऊं,
मान लीजिए कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति, चाहे अनिला सिंह जी हो, दानिश कुरैशी हो, तिवारी साहब हो और दागी साहब हो, कोई भी पैनल या खुद दीपक चौरसिया जी हो, उनको अगर कहीं ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ को थ्रेट है और वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये आर्ग्यूमेंट सुनिएगा, वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि साहब हमारी लाइफ को थ्रेट है, आप देखिए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सरकार को बुलाएगी और सरकार उसी तरह हलफनामा देगी जिसमें देगी। और अगर वो ये कहती है कि हम सिक्योरिटी देंगे और किसी पक्षकार ने ये कह दिया कि नहीं हमें इनकी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है, बात इस पर होनी चाहिए बजाय इसके कि उसके मर्डर को जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। यहाँ जो हम कह रहे हैं ना, अतीक की हत्या, अतीक माफिया थे, मान्य थे, जो भी थे, लेकिन सबसे बड़ी जो हत्या हुई है वो उत्तर प्रदेश की सरकार की विश्वसनीयता की हत्या हुई है, क्योंकि अब किसी भी हलफनामे पे ये बात मानी नहीं जाएगी कि वो जिसको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे वो इस तरह के बिल्कुल नए निठल्ले शूटर आएंगे और आके गोली मार देंगे। एक तो बात ये हो गई। दूसरे नंबर की बात हो गई, मैं मुसलसल देख रहा हूँ, अनिला सिंह जी हो, इससे पहले आप ही के साथ में शलभ मणि जी हो, इसके पहले और भी कोई पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, वो मुसलसल ये कह रहे हैं हम ठोकेंगे ठोकेंगे ठोकेंगे। ये सरेआम हमारे देश के संविधान का अपमान है। आप कह दीजिए कि योगी सरकार के डायरेक्शन से अतीक अहमद को ठोक दिया तो अनिला सिंह जी उसका स्वीकार नहीं करेंगी। प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आप संविधान से ऊपर, संविधान के बाद जीत के आप आएंगे और संविधान से ऊपर जाके आप ठोकने की बात करते हैं, तो संविधान किसी को ठोकने की इजाजत नहीं देता अनिला सिंह जी, नहीं देता नहीं देता नहीं देता। 2 मिनट 30 सेकंड दानिश जी, 2 मिनट 30 सेकंड, पूरे 45 मिनट साल ठोक के आपके लिए रख दो। आप बोलते रहना, मैं सुनता रहूंगा, आप बोलते रहना, मैं सुनता रहूंगा दानिश जी। अतीक अहमद अगर, अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बोली ना अपनी मन की बात, मुझे नहीं लगता और कोई आर्गुमेंट बचा है आपके पास। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने क्या वो माननी है या माफिया है, ये बता दीजिए मुझे, सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए। लंबी बात क्यों करे सर, ये वो माननी है या माफिया है? देखिए वो मान्य भी है और आरोप में माफिया भी है। क्या आरोप में नहीं है वो? अच्छा अभी भी आप कह रहे हैं आरोप में, आरोप में एक कन्विक्ट हो चुका है वो एक केस में। तो सुनिए, अब आगे तो सुनिए, कन्विक्ट हो चुका है केस में। सुनिए, दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद का आरोप भी अगर अतीक अहमद पे होता तब भी दुनिया के किसी लोकतंत्र में गोली मारने की इजाजत नहीं है। अनिला सिंह जी आप इस बात को समझिए। देखिए अंग्रेजों के सामने जो लड़ाई थी वो यही थी कि कानून तो उन्होंने बनाए थे, कानून बनाने के लिए असेंबली और पार्लियामेंट तो उन्होंने बनाए थे, लेकिन वो उसी को फॉलो नहीं करते थे। जैसा कि आप कह रही है कि अतीक के रहते सरकारें उसके सामने काम नहीं करती थी, आज जो सरकार पे बैठे हैं ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कल इनसे भी यही सवाल पूछे जाएंगे जो आज अतीक अहमद के रहते हुए पूछे जा रहे हैं। अंग्रेजों की बात आपने कर दी सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे मैं संगीत रागी जी के पास जाऊंगा। अनिला जी मैं बहुत देर से उनको इंतजार करा रहा हूँ। दानिश जी एक बात बताइएगा मुझे, आप अंग्रेजों की बात मान ली आपने, अंग्रेजों की बात मानकर ही आपने क्या, आपकी पार्टी ने 1940 प्री पार्टीशन एरा में कहा था भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाए दोनों, अंग्रेजों की बात मानी थी ना आपने? देखिए दीपक जी, मैं यहाँ हूँ, मेरे पिता यहाँ थे, मेरे दादा यहाँ थे, और हम छोटे से थे ना, तब हमारे दादा के मुंह से जो कहानी सुनते थे उसमें वो अक्सर एक प्रोवर्ब कहा करते थे कि हम कब्रिस्तान तो जाएंगे बेटा पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये अल्फाज हुआ करते थे उनके। या जा नहीं पाए, अगर ये कहें जा नहीं पाए। अरे सुनिए, वो लोग जो अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, जो उनसे पेंशन पाते थे, वो आज राष्ट्रभक्ति करेंगे, उनकी आप तरफदारी करेंगे तो कैसे चलेगा दीपक जी? ठीक है ना, अब हो गया ना जवाब आपका? हाँ, कोई गलत सवाल पूछा तो माफ कर दीजिएगा, डर लगता है मेरे को। नहीं, अरे मैंने सब प्रवक्ता पहले बोलते हैं, सब प्रवक्ता, हर पार्टी का दानिश जी, हर पार्टी का, लेकिन संविधान के दायरे में रहेगा। हम किसी को भी ठोकने के लिए नहीं है संविधान, चाहे वो हमारा राजनीतिक विरोधी क्यों ना हो। सही बात है, आप किसी को नहीं ठोकते, खाली पत्थर मारते हैं, या कहते हैं सर तन से जुदा। अच्छा, पत्थर मारने वाले आतंकवादी हो जाते हैं, गोली मारने वाले बदमाश है। बोलिए, देखिए ये तो हमारे यहाँ डेफिनेशन हो गया है। सही बात है सर, राजू पाल को गोली मारी थी वो आतंकवादी था या बदमाश, ये बता दीजिए जिसने राजू पाल को गोली मारी थी। देखिए सुनिए, हमारी नजर में तो वो सब बदमाश है जो किसी भी। अच्छा, उमेश पाल को जिसने मारी थी वो बदमाश था या आतंकवादी, बताइए? गोली मारी थी उमेश पाल को दिन दहाड़े। अरे सुनिए, हमने तो सबको बदमाश कहा, हमने उमेश पाल की हत्या का भी। तो फिर ये क्या कहा, असद को क्यों मार दिया? कहा सुनिए, अच्छा असद को मार दिया तो आपने पूछ लिया, जनता पार्टी की, मैं तो असद को मार दिया तो आपने पूछ लिया गोली क्यों चलाई? ये तीन जो है सरेंडर कर रहे थे तो आप बोलने लगे गोली क्यों नहीं चलाई? देखिए हमारे किसको माने बताइए? सुनिए दीपक जी, हमारी परेशानी क्या है, हम तो इबादत के लिए भी खड़े हो जाते हैं तो इल्जाम लग जाता है कि भाई मदरसे में आतंकवाद चल रहा था। परेशानी है, और दिक्कत ये है कि एक आतंकवादी इनके आरोप में घिरी हुई एक महिला कहती है कि चाकू को तेज। ठीक है दानिश भाई, आखिरी में आपको एक फिल्म का डायलॉग सुनाऊंगा, हाल ही में रिलीज हुई है 2018-19 में, फिल्म का नाम भी बताऊंगा। प्रोफेसर संगीत रागी जी आपका जवाब, और मैं आपको हर बार टोकूंगा संगीत रागी जी।
दीपक जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू करूं। अब लोग प्रश्न कर रहे हैं कि भाई अंग्रेज़ों की मुखालफत करने वाले ओवैसी की तो पार्टी ही वही थी, वो तो पाकिस्तान के पक्ष वाली पार्टी थी। एकाएक वो देशभक्त तो हो नहीं गई, वो पैन इस्लाम की पार्टी है। और रजाकारों के साथ कितनी हत्याएं किया, हिंदुओं की कितनी हत्याएं की। एकाएक ओवैसी के परिवार का मानसिकता में परिवर्तन तो आया नहीं है, क्योंकि जिस राज्य में वो जाते हैं मुसलमान 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 करते रहते हैं और बात कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अफजल को फांसी दे दी जाती है, सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दे दी जाती है। इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि इसे वो तो जुडिशियल किलिंग है। उसके बावजूद भी वो कहते हैं, उसके पैरोकार बन जाते हैं, वो उसके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता है, इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि वो जब तक क़यामत है तब तक ये जो है वो ये क़यामत तक वो मस्जिद ही बनी रहेगी। तो कितना ये पालन करते हैं ये सबको पता है। सरतन से जुदा नारे लगाए उन सबों को पुलिस से छुड़वाते हैं। वो जो छूटे हुए लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये पूरा देश सुना है ऑडियो। रही बात, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अतीक को इस प्रकार से, जैसे कल भी कलकत्ता में देखा गया, कुछ लोग मोमबत्ती जला करके, तो आप बनाइए, क्योंकि ये तो आपके परंपरा में रही है। आप तो बाबर के नृशंसता को भी आप अपना खिताब मानते हैं। औरंगजेब की बर्बरता से भी आप अपने आप को किनारा नहीं करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी भी आपके बाप दादे ही लगते हैं, आप उनकी बर्बरता से आप अपने आप को अलग नहीं करते हैं। तो ये आपकी अपनी मानसिकता है। धीरे धीरे हिंदू समाज इन चीज़ों को समझ रहा है और उसका रिस्पॉन्स भी ऐसे ही होगा। लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की राजनीति कर लेते हैं, आप लोग हिंदुओं की, और आप मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। यह आरोप लगता है आप लोगों पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हिंदू समाज की रक्षा करना और भारत के हिंदू समाज के बारे में बोलना इस भारत के राष्ट्रबोध के बारे में बोलना है। 54 इस्लामिक कंट्री हैं। कोई भी भारत का मुसलमान यदि पीड़ित होता है तो वो उसी की तरफ देखना शुरू कर देता है। उसमें असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी हैं। वो कहते हैं आपके संबंध जो है वो मध्य एशिया से खराब हो जाएगा, सेंट्रल एशिया से खराब हो जाएगा। हिंदुओं पर आफत आती है दुनिया के किसी देश में तो कोई बोलने वाला नहीं होता है। और जिस दिन भारत के अंदर मुस्लिम आबादी 50% से बड़ी होगी, इस भारत की जो संस्कृति है ना, वो विकृति में परिवर्तित हो जाएगा। आप यहाँ भी वही चीज़ें देखेंगे जो तालिबान के राज में होता है और पाकिस्तान के राज में होता है। अतीक अहमद का जहाँ तक सवाल है, मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसे हत्यारे और राक्षसी तत्व के मारे जाने के बाद विपक्ष को अंदर से इतना आक्रोश क्यों है। सोहराबुद्दीन को जब मारा गया था तब भी कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्ष यही चिल्ला रहा था। और अमित शाह जी को फंसा करके किस प्रकार से जेल में डालने की घटियागिरी जो है, घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की थी तब। ठीक है, तो इनकी ममता जो है वो टेररिस्टों के साथ होती है। इनकी ममता जो है वो आतंकवादियों के साथ होती है। राजनीति करके हम गलत नहीं करते, तो वो भी कह रहे हैं कि हिंदुओं की राजनीति करके हम गलत नहीं करते। देखिए, मेरा सवाल संगीत राघव जी से है। मैंने इनसे 3 सवाल पूछे थे, उसमें किसी का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने ये कहा कि कल को कोई पक्षकार अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अपनी सुरक्षा को लेकर, और अगर उत्तर प्रदेश सरकार हलफनामा देती है कि हाँ हम इसको सुरक्षा देंगे, और अगर उसने ये कह दिया कि नहीं, उदाहरण देके कि इस तरह की घटनाएं घटी, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल, उसकी विश्वसनीयता का क्या? अच्छा मुझे बताइए, 3 तलाक में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो बिल्कुल सही था ना? अरे अब आगे तो सुन लीजिए, बता दीजिए ना सर। सुप्रीम कोर्ट की बात करी तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे ही बात करेंगे। फिर जवाब तो दे दीजिए इसका।
हाँ, उसके बाद वो पहुंच गए कहा 1947 के। उन्होंने इस पे जवाब नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार की विश्वसनीयता कैसे वापस बहाल की जाएगी, कैसे वापस बरकरार की जाएगी, उस पर जवाब नहीं दिया। इस पे जवाब नहीं दिया। नहीं, उत्तर प्रदेश के सरदार की विश्वसनीयता कायम है। खत्म कर लो रागी साहब, मैं खत्म कर लो फिर आप बोलेगा। इसके पहले करनैल सिंह जी जो कह रहे थे, बहुत चालाकी के साथ वो बोल के निकल गए रिस्पॉन्ड टाइम। मैं बताऊं आपको, इस तरीके के जो यूनिट है, जो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है, उसमें रिस्पॉन्ड टाइम 5 सेकंड का होता है और 25 सेकंड तक गोलियां चलती रही। और देखिए आप, बाकायदा पुलिस अपने वेपन कमर में भराए हुए, उनसे मतलब सुरक्षा के लिए भी उन्होंने तैनात नहीं किया। ये तो हमने सारा मामला देखा, जबकि ऑलरेडी अतीक अहमद ने ये याचिका दायर की थी कि भाई उत्तर प्रदेश में उसकी जान को खतरा है, फिर भी क्या करें, रिस्पॉन्ड टाइम नहीं मिला। इसके बाद अगर ये काउंटर आता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर सुपारी है, तो क्या कहेंगे दीपक जी, इसको बताइए आप। तो शहीद का दर्जा दे देना चाहिए ना दानिश भाई। देखिए, जो बेमौत बना है वो तो हमारी नजर में तो शहीद है। हमारा तो कलमा जो जिसका भी जनाजा निकलता है उसमें पढ़ा यह जाता है कि कलमा है शहादत। मतलब जो आदमी जो जिस तरह से, चाहे बीमारी में गया, मतलब मैं कहूं कि मैं ये कह दूं कि AIMIM के नेता दानिश कुरैशी ने मांग की है कि अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाए। देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसकी जिस तरह से निशंक हत्या हुई है पुलिस की सिक्योरिटी में, सुनिए, पुलिस की सिक्योरिटी में, उसके लिए वही होना चाहिए। पार्टी का जो मौकिफ है वो पार्टी के सुप्रीम जो है वो अपना मौकिफ क्लियर करेंगे। ये मेरी ठीक है। चलिए, दानिश कुरैशी जी जो AIMIM से संबद्ध है, उनकी व्यक्तिगत राय है कि अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये व्यक्तिगत राय है, हमको दो राय नहीं। संगीत रागी जी, दीपक जी, शहीद का दर्जा दिया जाए भाई, ऐसी आकस्मिक मौत पे तो और क्या कहा जा सकता है? प्रोफेसर संगीत रागी जी जवाब दीजिए। एक्सीडेंटल डेथ। दीपक जी, शहीद शब्द जो है वो शहादा शब्द से बना है, और शहादा वो शब्द है यानी कि इस्लाम के लिए जो जान कुर्बान कर दे उसे शहादा कहते हैं, शहीद कहते हैं। अरे देश के लिए तो सबसे पहले जो हमारे सैनिक मारे जाते हैं वो उसको शहीद नहीं कहते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, मुझे देखिए, अभी आप बोल रहे थे तो मैं चुप था। नहीं, एक सवाल का जवाब और दीजिए प्लीज। मैं सही इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। अतीक अहमद देश के लिए शहीद हुए। संगीत रागी जी, इन्होंने अभी एक सवाल पूछा, अतीक अहमद देश के लिए शहीद हुए। दीपक जी, मुझे उन्होंने शहीदी का डेफिनेशन पूछा है। दीपक साहब, मैं बताऊं आपको, उन्होंने शहीदी का संगीत रागी, मैं समझ नहीं पाया उनकी बात। संगीत रागी जी बताइए, शब्द कहां से आया है जो इस्लाम के लिए? बात ये नहीं है जी। दीपक जी, इसलिए ये शहीद शब्द जो हमारे सैनिक कुर्बान होते हैं उनके लिए उनको हुतात्मा शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। शहीद शब्द का प्रयोग फर्जी शब्द है और अपने आप में गलत शब्द है। शहीद वो है जो इस्लाम के लिए अपने, हाँ मुझे प्रॉब्लम है ना, अरे मुझे प्रॉब्लम है, जो इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे वही शहीद है। वो आपके लिए हो सकता है। अरे भाई, अपनी अपनी बात में बोले ना। दानी जी, अरे संगीत रागी जी, अब इसको इतना भी कैटेगराइज मत करिए। हम कहते हैं कि हमारा सैनिक शहीद हो गया, क्या गलत कहते हैं इसमें? और आप अगर ऐसी बात करेंगे एज अ प्रोफेसर। अच्छा दानी जी, मैं पूछा, आपका ही सवाल पूछा। मैं बताता हूं क्या गलत कहते हैं। हम ही तो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। हम नहीं कहा ये, तो शहीद शब्द से आपको आपत्ति क्या है ये बताइए। और ये कुछ ज्यादा आप वो नहीं जा रहे? नहीं, प्रोफेसर साहब, देखिए, मुझे दानिश भाई रुक जाइए ना, जवाब ले लेना, आप ही का सवाल है। देखिए, कई बार हम शब्दों का प्रयोग करते हैं गन कल्चर, तो गन का कल्चर नहीं होता है, गन की विकृति होती है। गन की कोई संस्कृति नहीं होती है, गन की विकृति होती है, लेकिन ये प्रचलन में शब्द है। तो ऐसे ही हमने शहीद शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस्लाम के लिए जो शहीद, जो अपने आप को कुर्बान करे वो शहीद है। इसलिए हम अपने सैनिकों को प्लीज ऐसा शब्द का प्रयोग मत कीजिए। वो हमारे लिए हुतात्मा है। हुतात्मा वो जो इस्लाम के लिए शहीद होता है, अपनी शहादत देता है, उसको शहीद बोलते हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, हाँ, अतीक अहमद इनके लिए लगता है इस्लाम का प्रतीक है, और यदि यही इस्लाम ये प्रतीक है तो ऐसी मानसिकता से घृणा करना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। मैं यही कहना चाहता हूं। और ऐसे लोगों का पुलिस बचाव नहीं की, यह भी पुलिस ने अच्छा काम किया।
घनश्याम तिवारी जी, एक सवाल आपसे, आपने बहुत बात करी उनकी सत्यपाल मलिक जी की। मैंने पिछली डिबेट में भी 2 दिन या 3 दिन पहले आपसे पूछा था कि इतना अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है, प्रधानमंत्री पर पहली बार सीधे आरोप है, अखिलेश यादव जी इसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते? ट्वीट भी नहीं किया उन्होंने, उनको जानकारी नहीं है, आपने बताया नहीं उनको। आप देखिए नेशनल इंपॉर्टेंस के इशू आप अखिलेश जी से छिपा लेते हैं, फिर उनको अतीक के आने जाने के बारे में बोलना पड़ता है। मतलब स्वयं को राष्ट्रवादी कह के ताल ठोकने वाले चैनल 10 दिन से सिर्फ बहस नहीं करा पा रहे हैं। एक बहस नहीं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ पर कहा, एक सेकंड बीच में बोल भी दिया सत्यपाल मलिक ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे इतना तो बता दीजिए। अखिलेश यादव जी क्यों खामोश है इस पर? सर मेरी तो मजबूरी है, वैसे मैंने बोल दिया सब कुछ, जो भी आप चाहते थे मैंने बोल दिया। सत्यपाल मलिक ने क्या क्या बोला, आपने भी उसमें 2 पॉइंट जोड़ दिए, मैंने रोका आपको, नहीं रोका ना। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अखिलेश जी क्यों खामोश है इस पर? अखिलेश जी को जानकारी नहीं है, आपने राष्ट्रीय महत्व का विषय है, इससे घनश्याम तिवारी जी ने डिसाइड किया। मैं खुद बोलूंगा प्रवक्ता के तौर पे, अखिलेश जी को अतीक को डिफेंड करने दो। मुझे बात तो रखने दीजिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा वो बहस के लिए तैयार हैं। मैंने देखा कि सरकार के अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने अतीक अहमद पर बयान दिया है। मैंने नहीं देखा कि आपने या किसी और ने उन केंद्रीय मंत्रियों से प्रधानमंत्री के जवाब के बारे में तलब किया हो। मुझे लगता है कि आपके दर्शक ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का कोई जवाब है कि नहीं, मीडिया के पास कोई सवाल है कि नहीं, और इसमें ये देश के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं। अगर 40 हमारे जवान शहीद हुए, आज की ही खबर है, शायद आप नहीं चलाएंगे, कि पश्चिम बंगाल से 2 शहीद सैनिकों के परिवारों ने सवाल किया है कि प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। तो अगर ये बहस का मुद्दा नहीं बनेगा, अगर हम उसी बहस को करते रहेंगे जहां पर अनिला सिंह कहेंगे कि ठोक देंगे, जहां पर आपके मंच पर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम विद्वेष की भावना जागृत की गई आरएसएस के एक विश्लेषक के द्वारा, वही आरएसएस 11 सितंबर 1948 को पटेल जी ने, सरदार पटेल ने कहा था कि आरएसएस मैन एक्सप्रेस जॉय एंड डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स आफ्टर गांधी जी। अरे सर गूगल पे पढ़ रहे तो अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे सर? हिंदी पढ़ दीजिए ना, मेरा दर्शक अंग्रेजी नहीं समझता घनश्याम जी। ठीक है, वही उन्होंने ये कहा था कि आरएसएस के लोगों ने खुशी जाहिर की, हर्ष जाहिर किया और मिठाई बांटी जब महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये 11 सितंबर 1948 को कहा था। और यहाँ हम आज अतीक अहमद की हत्या पे बात कर रहे हैं, तो क्या घनश्याम तिवारी जी, मैंने भी शो के शुरू में बोला, कल भी एक आदमी गांधी जी की हत्या के बारे में बात कर रहे थे जब मैं अतीक अहमद के बारे में सवाल कर रहा था। तो पैरेलल इनके बीच में कोई महात्मा गांधी जी और अतीक अहमद के बीच में, वो हमारे राष्ट्रपिता है, माफ कीजिएगा ऐसा घटिया सवाल मैंने आपसे पूछा, लेकिन पूछ रहा हूं क्योंकि आपने अतीक अहमद के बारे में महात्मा गांधी जी का जिक्र किया, सरदार पटेल का जिक्र किया। जब आदमी इतना व्यग्र होता है तो इसी तरीके से आधी बात सुनता है। मैंने कहा जो संगीत रागी जी ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हेटरेट की बात की, मैं उसका जवाब दे रहा था कि जो लोग स्वयं को संतों की पार्टी के डिफेंडर मानते हैं, जिसमें 400 से अधिक ऐसे संत हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं या अपने एफिडेविट के हिसाब से, और यहाँ पे अनिला सिंह जी ने एक सवाल पूछा कि किसके मुकदमे वापस हुए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अनिला सिंह जी के सवाल के जवाब में कि जब 2022 में आदित्यनाथ जी ने अपना पर्चा भरा तो उस पर कोई मुकदमे का जिक्र नहीं था। वही आदित्यनाथ जी जब 2014 में पर्चा भरते हैं तो 147, 148, 153A, 295, 297, 153A, 297, 307, तो किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं? जहां मुख्यमंत्री 2014 में पर्चा भरता है 307 का मुकदमा, उप मुख्यमंत्री 302 का मुकदमा। ये लोग कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे, चैनल पे आकर के इस बात का फख्र जता रहे हैं कि पुलिस की देखरेख में इस तरह की घटना हुई है, और बोलेंगे ठोक दो चालू रहेगा। जहां पर इनका विधायक खड़े मन से कहता है सबकी ताली बजाते हुए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन ब्रजेश सिंह मुझे 51 लाख का चंदा देता है, और सारे लोग ताली बजाते हैं। पुलिस विभाग अनिला सिंह जी जवाब, मुझे लगता है कि ये जो है थोड़ा सा नहीं दीपक जी, मैं मुझे अच्छा 1 मिनट 10 सेकंड संगीत रागी जी का नाम लिया, उनको दे देते हैं। संगीत जी मुझे क्लोज भी करना है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि तिवारी जी का ज्ञान इतना अधकचरा है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम शहीद शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, तो अपनी पूरी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए वो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। दूसरी बात, 43% आपके कितने 111 ही विधायक हैं, 43% विधायकों पर क्रिमिनल चार्जेज है आपके, और पूरे देश में 4231 विधायक हैं। उसकी परसेंटेज यदि देख लेते हैं, यदि हम आपका भी आकलन कर दें, भारतीय जनता पार्टी के 15% विधायकों के पास संत हैं।
ये 500 संत हैं। तो सही ना, मैं आप अरे 500 संत हैं। अरे मैंने संत नहीं बोला, लेकिन आपके जैसे चोर डकैत पालन नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इस बात में अरे मुलायम सिंह ने कौन गुंडाई नहीं, मुलायम सुनिए ना, मुलायम सिंह से ज्यादा गुंडाई को पालन करने वाला और कौन था? अरे मुलायम सिंह अतीक के कुत्ते को प्यार करने वाला आदमी की पार्टी को आप बता रहे हैं? अनपढ़ और गंवारों की पार्टी है वो, अनपढ़ और गंवारों की पार्टी है वो। अरे घनश्याम तिवारी बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मुलायम सिंह की पार्टी अनपढ़ और गंवारों की पार्टी के अलावा अच्छा, व्यक्तिगत ना हो प्लीज। घनश्याम तिवारी जी देखिए, जब आप बोल रहे थे संगीत रागी जी बिल्कुल नहीं टोका, सम्मान के साथ बात सुनिए। और मैं आपको टेक्निकल पॉइंट भी बता दूं, जैसे ही आप जोर से बोलने लगते हैं, आगे होते हैं, आप घनश्याम भाई स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आपको ऑडियो उड़ जाता है। अब मैं अनिला सिंह जी को मौका दे दूं, अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं घनश्याम जी आपके पास फिर आऊंगा। बात हुई है कि घनश्याम तिवारी जी, आप लगता है कि कान में रुई डालकर बैठ गए हैं, या कुछ एक फिक्स माइंड फ्रेम से आकर यहाँ पर बैठ रहे हैं कि मुझे अतीक को शहीद बताना है, मुझे अतीक को शहीद बताना है, मुझे अतीक को शहीद बताना है। आपका राजनीतिक दल वही राजनीतिक दल है जो आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेता है। आपका राजनीतिक दल वही राजनीतिक दल है जो अपराधियों से मुकदमे वापस लेता है। हमारे नेता के ऊपर तो आप ही लोगों ने, पार्टी का दामाद था जब आपकी पार्टी सत्ता में थी घनश्याम तिवारी जी, हमारे नेताओं के ऊपर तो तब आप लोगों ने अलग अलग जघन्य अपराधों के मुकदमे डाले थे, क्योंकि आप लोग डरते थे, कांपते थे आप लोग आदित्यनाथ जी के नाम से, इसलिए आपने उन लोगों के ऊपर, उनके ऊपर गलत सलत मुकदमे डाले। दूसरी बात यह है, यहां पर आप बात कर रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, हमने तो देखा है कि आप लोग किस प्रकार से मुसलमानों की तुष्टीकरण के तहत जो है कितनी उनके प्रति वफादारी दिखाते हैं। अभी कुरैशी साहब जो है ना, इन्हीं की पार्टी वो जिसको ये सपोर्ट करते हैं, जिनके ये प्रवक्ता हैं, ये रजाकारों की पार्टी है। और रजाकार कौन थे? रजाकार कौन थे ये खुद भी जानते हैं। मैं इनके मरहूम पिताजी की बहुत इज्जत करते हुए कहूंगी कि ठीक है, उनकी बहुत अच्छी मानसिकता थी। उन्होंने कहा कब्रिस्तान जाएंगे पर हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे, पर हिंदुस्तान को अपनी जागीर बनाने के चक्कर में थे ये। इंडियन मुस्लिम लीग के साथ में बिहार, अरे बंगाल में और लाहौर में सरकारें दारी जी आप भी स्काइप पे जुड़े हुए, बीच में नहीं। अनिला जी कंक्लूड करेंगे। बात कर रहे हैं, किसी रजाकारों की पार्टी है ये। ओवैसी साहब के खानदान वाले कौन थे? उनके दादा मरहूम कौन थे? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों का जो इतिहास रहा है कोई छुपा नहीं है। और यह हिंदू मुसलमानों की बात करते हैं, बार बार मोदी जी को लाकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चाहे ये मिस्टर कुरैशी हो, चाहे ये मिस्टर तिवारी हो। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, फॉर द कंजम्पशन ऑफ योर ऑडियंसेस, आपके जो दर्शक है उनके लिए मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करके गलत किया मोदी साहब ने? वो हिंदू लड़कियों के लिए था या वो मुस्लिम बहन बेटियों के लिए था? आप जो है हद जा सकती हैं बिना मरम के, वो मुसलमानों की बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए था या हिंदुओं के लिए था? जवाब ले लेते हैं ना घनश्याम जी से, जवाब ले लेते हैं। अनिला जी क्विक जवाब ले लेते हैं, मेरे पास 40 सेकंड है अभी। घनश्याम तिवारी जी, ट्रिपल तलाक जो वापस हुआ वो मुस्लिम बहनों के लिए था या हिंदुओं के लिए, बताइए। झटपट बोलूंगा, दोनों बातों पे बोलूंगा। उन्होंने कहा कि आदित्यनाथ जी से थर थर कांपते थे, इसीलिए केस हुए थे। तो जब मार्च 2007 में आदित्यनाथ जी क्या खिलखिलाकर संसद में कह रहे थे कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, कि रोक कर रहे थे? तो कुछ तथ्य हैं जिसको देख करके अपनी बात रखनी चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जब मैंने कहा कि आरएसएस ने मिठाई बांटी थी महात्मा गांधी की हत्या पर, सरदार पटेल ने कहा, तो मुझे लगता है इसकी खुशी अनिला जी को भी हुई है और इसकी खुशी प्रोफेसर संगीत रागी को भी हुई है। और जो आपने कहा ट्रिपल तलाक की बात, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उसके बाद सरकार ने एक निर्णय लिया और इस निर्णय के ऊपर सभी ने देश में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया। तो इसमें जो हम पे सवाल उठाए हैं वो तथ्य हैं। ठीक है, जो इनके ऊपर सवाल उठे हैं, आखिरी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, बारंबार ये जो आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। साहब आप मुझे बता दीजिए, आपके पास कोई ऐसा संगठन है? जब कोई भी देश में त्रासदी आती है, वो संघ के लोग वहां खड़े हुए मिलते हैं। ये जो मुसलमानों की पार्टी है, इनके लोग खड़े हुए होते हैं, या ये लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली पार्टी है, इनके लोग खड़े हुए मिलते हैं। वहां पे भी लाल टोपी लगाकर खड़े हो जाएंगे, मुसलमानों हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, हिंदुओं तुम लोग जाओ भाड़ में, आरएसएस के लोग आके मदद करते हैं। और मैं ये बता देती हूँ, ताल ठोकने के ऊपर बहुत आपत्ति थी। आपके कार्यक्रम का नाम भी ताल ठोक के है, तो मैं ठोक के फिर बताती हूँ घनश्याम तिवारी जी, मैं तथ्यों पे बात करती हूँ, हवा में नहीं बात करती हूँ। तथ्यों के साथ आप आया करें, फिर मेरे साथ बहस किया। जी न्यूज़।